तो ये हमारे लिए जानलेवा भी है और इसके बिना हम रह भी नहीं सकते। जो डेजर्टेड वुमेन है, दुखद स्थिति है, आप इस अनुभव के बारे में और खासकर इनके लिए क्या कुछ किया जा सकता है? बहुत खूबसूरत मुझे लगता है कि जो बात चल रही है 2014 में जबकि शौचालय की बात आई थी, डिफरेंसेस इन महिला और पुरुष में जो थे, जैसे खुले में शौच की बात थी, अंधेरे में जाना, एक्सपोज रहना। मैम की जो कविता है, मैम की जो लेखनी है, एक बड़ी उम्मीद देती है। हाथों में हाथ लिए चलने का, चैन से फिर सोने का, मुस्कुराकर जीवन जीने का, सच और साहस मन में रखने का, किसी भी बुराई में अच्छाई ढूंढ के जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तब समाज में रहना संभव करना आसान होता है। कोरोना के टाइम में इस तरह का आयोजन करना और महिलाओं की भागीदारी इतने बड़े लेवल पे निश्चित रूप से आपको सैल्यूट है। अक्सर मुझे अलग अलग अवसर मिले हैं, जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर रही हूँ, जैसे पहले मेरी पोस्टिंग्स थी। बहुत सारे एस्पायरेंट्स इस शो को देखते हैं और देखेंगे, उनके लिए क्या कुछ टिप देना चाहेंगे आप? तो थोड़ा पढ़ाई में कंसंट्रेट करें, क्योंकि कंसंट्रेशन लेवल्स में परसों पढ़ रही थी, किसी भी बच्चे का 7 सेकंड से ज़्यादा आजकल कंसंट्रेशन लेवल इतना कम हो गया। एक ज़माने में 35 सेकंड तक का कंसंट्रेशन लेवल एक चीज़ पे होता था, अब ये 7 सेकंड्स पे आया हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं सुंदर सोलंकी। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक खास मेहमान हैं, एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको आईएएस के तौर पे तो जाना ही जाता है। इसके अलावा बड़ी चीज़ ये है कि बहुत अच्छी राइटर हैं, लेखिका हैं, महिलाओं के लिए समय समय पर आवाज़ उठाती रहती हैं अपने कविताओं के ज़रिए और इसके अलावा अपनी एक्टिविटीज़ के ज़रिए। उनसे बात करेंगे। जी हाँ, 30 वर्षों से ज़्यादा अनुभव महाराष्ट्र सरकार में और आरसी हैं, महाराष्ट्र सदन की सेक्रेटरी हैं, आर विमला मैम। स्वागत है आपका। नमस्ते जी। कैसे हैं आप? बस बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। मैं आपकी किताब जियोमन, इसको लेकर मैम बहुत चर्चा में है, इसका मैं जिक्र करूंगा, लेकिन सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि किस तरह का अनुभव रहा है एक रेजिडेंट कमिश्नर के तौर पे, महाराष्ट्र सदन के सेक्रेटरी के तौर पे। बहुत ही बेहतरीन अनुभव रहा है। सच कहूँ तो मैं यूपीएससी की एग्ज़ाम दे रही थी, इंटरव्यू तक 2 बार जा चुकी थी, पर मुझे यश नहीं मिल पाया। पर मैंने एमपीएससी की परीक्षा दी और मैं उसमें यशस्वी हुई, डिस्पाइट द फैक्ट कि मुझे तब मराठी आती नहीं थी। और जैसे मैंने महाराष्ट्र शासन ज्वाइन किया तो एक महाराष्ट्र गीत होता है जिसमें एक लाइन होता है, दिल्लीचे ही तख्त राखतो महाराष्ट्र माझा। तो मुझे हमेशा लगता था कि महाराष्ट्र को अच्छी तरह से यहाँ पेश करना चाहिए। एक बार अवसर मिला दिल्ली गवर्नमेंट ज्वाइन करने का एज इन द रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, पर मैं आ नहीं पाई जी। और फिर अचानक से मेरी पोस्टिंग हो गई रेजिडेंट कमिश्नर। मैंने कंसेंट भी दिया आने के लिए यहाँ। एक इतना सुंदर पहल मेरी लाइफ में हुआ कि मैं महाराष्ट्र को इतनी खूबसूरत तरीके से पेश कर पाई। जैसे हमारे यहाँ हमने मैंगो फेस्टिवल, आम महोत्सव किया, बाद में गणेश उत्सव किया। फिर फूड बहुत इम्पॉर्टेंट है हर कल्चर का, हर कम्युनिटी का, तो वो हम अलग अलग तरीके के, क्योंकि महाराष्ट्र में 6 से 7 डिवीज़न है, वो हम पेश कर पाए। हुडा फेस्टिवल पेश कर पाए। साड़ियाँ जो महाराष्ट्र की है, जिनमें अहिल्या देवी होलकर भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि महेश्वरी जो वीव है वो महाराष्ट्र से ही इंदौर गया था, तो वो एक तरह का अपना एक वो यूनिटी भी हुआ कि मध्य प्रदेश महाराष्ट्र का भी हम पेश कर पाए। तो इतनी खूबसूरत, मतलब मुझे मौका मिला। मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझती हूँ कि मैं यहाँ रेसिडेंट कमिश्नर हो पाई, निवासी आयुक्त हो पाई और महाराष्ट्र को इतने खूबसूरत तरीके से मुझे पेश करने का अवसर मिला। तो ये मैं बहुत सौभाग्यवान हूँ समझती हूँ। लेकिन इसके अलावा साथ साथ में चैलेंज भी होते हैं मैम कि सेंट्रल गवर्नमेंट से पूरा कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है, तो उसे किस तरह से देखते हैं? किस तरह का अनुभव रहा आपका? सच कहो तो मतलब जितना पहले बहुत मतलब मैं ये मानना समझती हूँ कि कुछ सेक्रेटरीज डायरेक्ट कांटेक्ट भी होता है स्टेट गवर्नमेंट के साथ, पर हमें जो भी इम्पोर्टेंट फॉलोअप करने के लिए भेजा जाता है और हम लोग जब सेक्रेटरी के पास जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि बहुत अलग तरह का प्रोफेशनलिज्म होता है यहाँ पर। एकदम बहुत प्रगल्भता रहती है, किस तरह से सब्जेक्ट वो देखते हैं, किस तरह से वो हमारी समस्या को समझते हैं और किस तरह वो डेलीगेट करते हैं नीचे। वो उससे एक स्पीडअप हो जाती है, जो काम हमारा रुका हुआ रहता है। तो मैंने देखा है 2-3 जगह में हमारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, फंड्स का जो डिमांड था, तो जब हम लोग सेक्रेटरी से मिलने जाते हैं तो बहुत ही अदब के साथ एक रिस्पेक्ट होती है और मुझे लगता है एक विजनरी अप्रोच होता है, जो किसी भी ब्यूरोक्रेट को सीखने के लिए बहुत बड़ी बात होती है। कि जैसे हम लोग जब स्टेट में काम करते हैं तो इस टाइप का अनुभव निश्चित रूप से आता नहीं है,
पर यहाँ अगर हम लोग जब आकर देखते हैं कि वो नोट्स कैसे बनाते हैं, कैसे पेश आते हैं और समस्या को कैसे समझ के लेते हैं, मुझे लगता है ये नेशनल लेवल पे और विशेष तौर से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो एक गाइडेंस मिली है ब्यूरोक्रेसी को अच्छी तरह से आगे बढ़ने की, शायद ये भी उसका भी परिपाक होगा कि लोग इस तरह से पेश आते हैं। पर इसके अलावा मैंने समझा कि एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली प्रोफेशनल होता है। टाइम का तो इतना बढ़िया होता है कि अभी किसी ने हमें टाइम दिया 10 बजे आना है, तो मैं कभी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ कि मुझे माननीय सेक्रेटरी महोदय उस समय मिले नहीं हैं। हम वहाँ पहुँचेंगे, 5 मिनट पहले पहुँच के रुके रहेंगे तो 10 मतलब 10 को ही बुलाएंगे। मतलब मैं इतनी मतलब बहुत अच्छा लगा एंड इट्स बीन वंडरफुल कि मैं इस तरह का एक्सपीरियंस मुझे मिल पाया दिल्ली में आने की वजह से। और इतने हाई लेवल के लोगों से, कैबिनेट सेक्रेटरी सर से भी मेरी 2 बार कुछ सब्जेक्ट के लिए जाने के लिए का अवसर मिला। तो इतना इनका विजन होता है बात करने का, तो हम लोग तो देखते ही रह जाते हैं। तो वैसा रहा। नहीं, इसके अच्छे अनुभव के साथ साथ कुछ खट्टे अनुभव भी हो जाते हैं, कुछ इस तरह का चैलेंज भी आया। मतलब मेरा सौभाग्य है कि मुझे तो कोई खट्टा अनुभव आया नहीं है। सो इट्स बीन गुड, मतलब सभी मेरा अच्छा ही रहा है। ऐसे मुझे एक बार भी नहीं लगा कि कुछ मेरे साथ बुरा हुआ है। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। एक आरसी के तौर पे भी आपने बहुत सारी एक्टिविटीज़ का जिक्र किया। अमूमन ऐसा होता नहीं है, रेजिडेंट कमिश्नर इतने एक्टिव नहीं होते हैं जितने आप एक्टिव रहे। मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, जान रहा था, तो आपने एक बड़ी जिम्मेवारी निभाई। नागपुर में आप कलेक्टर भी रहे। नागपुर हम जानते हैं पूरे देश में कितना महत्वपूर्ण है, राजनीतिक तौर से भी, आरएसएस के गढ़ के तौर पे भी, अंबेडकर जी की शिक्षा दीक्षा हुई उसके तौर पे भी। वहाँ का अनुभव कैसा रहा? बहुत ही बेहतरीन अनुभव रहा। एक्चुअली सच कहूँ तो मैं कोविड के समय में वहाँ गई थी, सेकेंड वेव था। तो बहुत सी चैलेंजेस तभी थी मेरे लिए स्पेसिफिकली, जबकि हमें ये आदेश था कि वैक्सीनेशन ड्राइव लेना है। तो मेन इम्पॉर्टेंट काम तब मेरा ये था कि लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। और स्पेसिफिकली हम लोग देखते हैं कि अर्बन एरिया में तो वैक्सीनेशन के लिए इतनी दिक्कत नहीं आती, पर रूरल एरियाज़ में और विशिष्ट कम्युनिटीज़ जो होती हैं, तो इनके मन में आज भी वैक्सीनेशन की प्रति एक मतलब क्वेश्चन मार्क है। वो नहीं चाहते कि वैक्सीनेशन ले, और उनका जो धर्म ग्रंथ है वो भी उन्हें समझाता है कि इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो इसको टालने के लिए हमने ऐसे मीटिंग्स लिए थे कि जबकि हमारे साथ बहुत सारे धर्म गुरु अलग अलग प्रकार से जुड़े रहे, और मैं जहाँ पर ऑलमोस्ट लाइक 5 या 10% ही सिर्फ लोग थे जो पहले वैक्सीनेशन कर रहे थे, तो इस ड्राइव की वजह से हम लोग उसको ऑलमोस्ट 80-90% तक ले जाकर जा सके। तो कम्युनिटी कनेक्ट मुझे लगता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ऑफिसर्स की एक सिंसियरिटी जो रहती है कि हम लोगों के लिए हैं। तो जैसे मेरा ऑफिस 24 घंटे खुला रहता था, मैं ऑलवेज़ अप्रोचेबल थी। मेरे ऑफिस में मैंने कभी किसी को बंधन नहीं किया कि मुझसे कोई मिल नहीं सकता। मेरा मोबाइल नंबर 24 आवर्स एक्सेसिबल होता था कि वो आके मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम लोग कह रहे हैं प्रशासन में, जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय हो, देवेंद्र फडणवीस सर हो, या माननीय प्रधानमंत्री, एक्सेसिबिलिटी लोग का भी प्रशासन जो हम लोग मराठी में बोलते हैं, तो ये मुझे लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है एज अ जिलाधिकारी। और सबसे मुझे लगता है कि बेहतर, जैसे कोविड ख़त्म हुआ तो ये मुझे लगता है कि बहुत मैं मेंशन करना चाहूँगी। तो काफ़ी सारा ऐसे था कि न्यू वुमेंस डे तभी आ रही थी, तो एक बात निकली कि हम लोग ये वुमेंस मैराथन करें। मैं हमेशा वुमन ओरिएंटेड चीज़ें करना पसंद भी करती हूँ। जी। मतलब तो फिर सब कहने लगे कोई नहीं आएगा, शायद ना भी कोविड ख़त्म हुआ है। तो फिर मैंने पहले सीपी साहब से बात की थी हमारी कि सर मैं इस टाइप का करना चाहती हूँ, क्या मैं करूँ? बिकॉज़ ऐसा था कि अगर सीपी साहब की ही मदद हो, पुलिस यंत्रणा साथ में हो, तो आगे हम लोग किसी भी चीज़ कर सकते, क्योंकि तभी तो ऑब्वियसली कोविड के रिस्ट्रिक्शंस तभी उठे थे। तो जाहिर सी बात। सर ने कहा तुम बिल्कुल बेशक करो, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, हम लोग ये करते हैं। और मुश्किल से मुझे 10 दिन ही मिले थे करने के लिए, पर मैं शायद समझती हूँ कि ये अपनापन होगा महिलाओं का, या मेरे ऑफिसर्स का मेरे साथ का जो लगाव होगा फॉर द टीम स्पिरिट जिस साथ में हम काम कर रहे थे कोविड के समय में भी। तो मतलब सब लोग कह रहे थे कि 3-4 हज़ार से ज़्यादा मुश्किल है शायद लोग आएंगे, पर मैं 35,000 महिलाएं उस समय सुबह सुबह हमारे साथ दौड़ने बड़ी शामिल चीज़ है हुई मैम। थी। और मेरे लिए मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारा इसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं था। ये ब्यूरोक्रेटिक एक सक्सेस था कि हम लोग सारे टीम मिलकर हमने ये बात की थी। तो नॉर्मली जैसे पॉलिटिकल सपोर्ट हो तो थोड़ा सा ऑब्वियसली ईजी हो जाता है करना कोई चीज़, बट विदाउट पॉलिटिकल सपोर्ट कोवर्टली तो बिल्कुल था। हमारे मंत्री महोदय थे, नितिन राउत जी वो आए थे, हमारे दूसरे मंत्री महोदय सारे वो भी आए थे।
बट इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। इसी तरह जब हमने मतलब मैं सबसे पहला, अभी तो जैसे बहुत सारे महिलाओं की सभा या कोई और भी होती रहती है, तो सबसे पहला सभा जो अपने महाराष्ट्र में किया था 2019 में, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी पहली बार महिलाओं के साथ संबोधन कर रहे थे। तब हमारी मंत्री महोदया थी पंकजा मुंडे मैम, तब उनको लग रहा था कि कम से कम 1 लाख महिलाएं इसमें ज्वाइन होनी चाहिए। और उस समय भी मुझे यही चैलेंज थी कि मुझे मुश्किल से 10 दिन भी नहीं मिले थे, उस समय तो मुझे 7 ही दिन मिले थे, और क्या ये बात। 7 दिन में मुझे पूरा ऑर्गेनाइज करना था। तो हमने 1 लाख महिलाओं का आने का प्रावधान किया था, पर 1.5 लाख महिलाएं आई, और उनको मुझे भेजना पड़ा कि वेन्यू में आ ही नहीं सकी थी बिकॉज जगह ही नहीं थी। तो ये डेफिनेटली प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे थे, ये एक बात थी, पर महिलाओं की एकजुटता की भी बात थी कि एक स्त्री जो आपसे बेहद प्यार करती है, आपके लिए सोच रही है, और अलग अलग स्कीम्स में आपके साथ मिलती जुलती है, तो शायद ये उनका अपनापन था मेरे प्रति और मेरा भी उनके प्रति, तो ये संभव हो पाता है। आई थिंक ये एक भावना ज़रूर है कि मन से मन जुड़े रहना, ये बहुत बड़ी बात होती है। बड़ी चीज़ है मैम, कोरोना के टाइम में इस तरह का आयोजन करना और महिलाओं की भागीदारी इतने बड़े लेवल पे, निश्चित रूप से आपको सैल्यूट है। एक और बड़ी चीज़ मैम, अमूमन हम देखते हैं कि क्या कुछ इस तरह की स्थिति बनी, 30 साल से ज़्यादा का आपका अनुभव रहा, कि महिला अधिकारियों को पर्टिकुलरली कोई अलग से कोई विशेष चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? कुछ ऐसा आपको महसूस हुआ सर्विस में कि चुनौती महिलाओं के लिए यहाँ भी ज़्यादा है? देखिए, मुझे लगता है कि जो भी पोस्टिंग्स मिलती है किसी को भी, वो ऑफ़िसर की जो काबिलियत है, ऑफ़िसर ने किस तरह से काम किया है, इसको, और उनकी जो भी स्पेशलिटीज़ हैं। जैसे मैं समझती हूँ कि मैं सोशल फील्ड में अच्छा काम करना चाहती हूँ और करती भी हूँ, तो मेरी सारी पोस्टिंग्स शायद गवर्नमेंट उस तरह से देख कर देती है। इसका मतलब नहीं कि उसी में मुझे कॉन्सनट्रेट किया, पर अक्सर मुझे अलग अलग अवसर मिले हैं। जैसे मैं रेजिडेंट कमिश्नर रही हूँ, जैसे पहले मेरी पोस्टिंग्स थी, सब डिविजनल ऑफिसर, जो हम लोग सब डिवीज़न का इंचार्ज रहते। तो मुझे लगता नहीं है महाराष्ट्र में इस तरह से, तो अभी हमारे यहाँ म्यूनसिपल कमिश्नर भी महिला बन चुकी हैं, चीफ सेक्रेटरी का थोड़ा सा लंबा समय लग गया था, पर अल्टीमेटली वो भी हो चुका है। अगर हम लोग देश भर में देखें तो जैसे हरियाणा जैसा स्टेट था जहाँ पे लोग कहते पिछड़ा है, पर 3 महिला मुख्य सचिव हुए हैं वहाँ से। तो मैं ये नहीं समझती हूँ कि कोई काबिलियत जेंडर पे बेस्ड होता है, कोई भेदभाव इस तरह का मुझे नहीं कोई? लगता है। विश्वास पे ही चलता है बेसिकली प्रशासन। लेकिन और महिलाओं के लिए चुनौतियां तो अमूमन समाज में भेदभाव, आप ये हम देखते ही हैं, समझते ही हैं। देखो, होता होगा कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली है ही, क्योंकि ऑल सेड एंड डन एक घर की जवाबदारी जिम्मेदारी होती है, तो घर भी संभाल, तो महिला भी कई बार अपने आप को थोड़ा सा स्टेप बैक करती है। जैसे मैंने भी प्रिफ़र किया कि मैं जब मेरा बच्चा हुआ था तो मैं साल भर घर में रही, फिर मैं भी ये प्रिफ़र करती थी कि मेरे बच्चे के आसपास में रहूं और पोस्टिंग्स थोड़ा सा सेक्रीफाइस करूं, क्योंकि ऑल साइड एंड नॉन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी महिला पे रहती है, अपना बच्चा है तो हमको प्रायोरिटाइज़ करना पड़ता है। पर वो बैलेंस हो जाता है कि थोड़ी देर हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया और फिर बाकी समय दूसरे पोस्टिंग्स अच्छे मिलते रहे, तो अच्छी तरह से बैलेंस हो पाया। घर की तरफ भी ध्यान तो देना ही पड़ता है, ये नहीं कि अपने घर में अपने पति भी ध्यान नहीं, मतलब मैं तो वैसे बहुत लकी रही हूँ कि मेरे घर में मेरे पिताजी सपोर्ट करते थे, मेरे पति सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा बच्चा अब मुझे सपोर्ट कर रहा है। तो निश्चित रूप से मैं ये समझती हूँ कि जो हमारा जीवन है तो एक कार के जैसे है, तो अगर 4 व्हील्स हैं, तो अगर वो 4 व्हील्स में अगर 2 व्हील्स भी ख़राब हो जाए या 2 व्हील में से 1 व्हील भी काम साथ ना दे अपना, तो चलना मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है। तो मतलब पुरुष प्रधान संस्कृति में जब पुरुष को रियलाइज़ होता है कि हमारे घर की स्त्री जो है वो हमारी एक संगिनी है, एक साथी है, और उसको हमने एक सखी के रूप में, जैसे सप्तपदी भी अगर हम लोग पढ़े तो उसमें जो होता है चौथा पद या 5वां पद, उसमें लिखा ही है कि हमें संगिनी के रूप में, सखी के रूप में एक दूसरे के साथ काम करना है, सखा के रूप में। ये जो पुरुष समझ लेता है, आई थिंक उनके साथ फिर ये बैलेंस निभाना बहुत आसान हो जाता है। मैं इसलिए भी ये सवाल कर रहा हूँ मैम, क्योंकि अभी हाल ही में जिस तरह से राजनीति में आरक्षण देने की बात हो रही है, क्योंकि अमूमन ये हमने महिलाओं को बराबरी के दर्जे में तो ताक पे रखा ही है समाज ने, जैसे बात की है, ये पुरुष प्रधान जो समाज है, ये अभी से ये शब्द नहीं आया है, बरसों से चला आ रहा है। अभी एक ये कोशिश मोदी सरकार की हो रही है, इसे कैसे देखते हैं आप? ये बहुत खूबसूरत मुझे लगता है कि जो बात चल रही है, और ये पहले से ही हो रखना था। अभी जो अभी डिस्कशन हो रहा है महिला आरक्षण का, तो हम अगर देखें तो ये अचानक नहीं हुआ, ये एक 360 डिग्री जर्नी है। मुझे लगता है कि जब
2014 में जबकि शौचालय की बात आई थी, तो डिफरेंसेस इन महिला और पुरुष में जो थे, बॉडीली डिफरेंसेस भी होते हैं। तो जैसे खुले में शौच की बात थी, अंधेरे में जाना, एक्सपोज रहना, तो सबसे शुरुआत जबकि डिग्निटी की बात हुई सरकार में, और टॉयलेट से शुरुआत हुई। तो जब उनको खुले में शौच बंद हुआ, उसके बाद में घर में जैसे उनको उज्ज्वला योजना के तहत जैसे गैस जो मिला, तो उनको जाना नहीं पड़ा बाहर लाने के लिए लकड़ी। पानी, मुझे लगता है मैं जल जीवन मिशन की मिशन डायरेक्टर रही हूँ, और मैं जब भी गांव में जाती थी तो महिला आके, मतलब मैं तो कुछ नहीं कर रही थी, मैं तो गवर्नमेंट की स्कीम पहुँचा रही थी, पर इतनी वो मुझे आके प्रशंसा करती थी कि ये इतनी बड़ी स्कीम है कि हमें 2-2, 3-3 मीलों तक जाके 2-4 अपने सिर पे लेकर आना पड़ता था पॉट्स पानी का। तो ये उनको बंद हो गया, बिकॉज घर का पानी तो महिला ही ला रही थी मोस्टली। उसके बाद ये हुआ कि पानी हो गया, फिर घर की बात आई। घर तो उनके नाम पे रही। मैं भी परित्यक्ता स्त्री के बारे में पीएचडी कर रही हूँ। आज भी मैं देखती हूँ कि कई सारी महिलाओं के नाम पे घर नहीं है। जो कोशिश, जितने भी नए प्रधानमंत्री आवास योजना हुए हैं उसमें तो उनका नाम लगा है, पर आम तौर पे महिलाओं के नाम ना तो खेती के डॉक्यूमेंट्स में है, जिसे हम लोग मराठी में 7/12 कहते हैं, तो उसमें नहीं है, घर में नहीं है। तो घरों में नाम लगवाना ये एक बात थी, तो उनकी रिकग्निशन हो गई। क्योंकि जितने भी जैसे अभी लखपति दीदी बन रहे हैं, जो भी वो एक, फिर लाइवलीहुड्स की बात आई तो वो बने। उसके बाद जब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ गया तो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस और सपोर्ट देना ये बहुत फिर नेचुरल हो जाता है, बिकॉज स्त्री को एक बोलने का इंडिपेंडेंस रहता है, वो बोल पाती है, एक्सप्रेस कर पाती है। जैसे आज मैं बोल पा रही हूँ, तो मेरे जैसे कई स्त्रियाँ होंगी जो बोल नहीं पा रही होगी, क्योंकि उनको एक्सपोजर ही नहीं है। उनके घर में, जैसे मेरे घर में कोई भेदभाव था नहीं, हम लोग 2 बहनें 2 भाई थे, पर कभी भी हमें ऐसा नहीं भेदभाव हुआ कि तुम लड़की हो, तुम कुछ नहीं कर सकती हो। हमें तो इक्वली ट्रीट किया गया। तो वो इक्वल ट्रीटमेंट जब मिलती है तब हम बोल पाते हैं, तब हम समाज में हमारा स्थान ला करके देख रख पाते हैं कि परवरिश की बात है और हक देने की भी बात है। तो हमसे हक, जैसे अगर हम लोग मान लो तो लिया क्या होगा कि पुरुष प्रधान संस्कृति की जब बात होती है, तो जब इक्वालिटी की बात आ जाती है तो एक को देना पड़ता है, एक को लेना पड़ता है। तो ये समझौता की बात होती है रिलेशनशिप में। तो हाउ यू ट्रीट, तो इसलिए ये जो आरक्षण की बात चल रही है, तो महाराष्ट्र में 50% रिजर्वेशन तो लोकल बॉडीज़ में हो चुका है, काफ़ी सालों से चल रहा है। तो इट्स बीन वेरी गुड कि एटलीस्ट ये नहीं, कभी कभी लोग कहते हैं कि बहुत सारे जैसे सरपंच पति है, नगर अध्यक्ष पति है, पर ये तौर है, ये निश्चित रूप से समाप्त होगा। शुरुआत में तो किसी को इतनी नॉलेज होती नहीं है, सीख लेते हैं। तो वंडरफुल एफर्ट है, और मतलब जल्दी से जल्दी हो जाए, मैं समझती हूँ इससे बड़ा हमारे देश के लिए। बिकॉज ऑब्वियसली जब महिलाएं बात करती, जैसे स्वयं सहायता गट में हुआ करती थी, तो जब महिलाओं के पास पैसे आते तो वो क्या सोचती है, महिला सोचती है कि मेरे बच्चे का एजुकेशन अच्छा हो, मेरे बच्चे को अच्छे मेडिसिन मिले, मेरे बच्चों को अच्छे कपड़े लो। वो ये नहीं सोच रही कि मैं जाके कहीं तो कुछ और अपना स्वार्थ के लिए एंजॉय करूं, जो भी अलग अलग तरीके से मैंने एंजॉय करते, मैं यहाँ पे पब्लिकली बोलना ठीक समझूंगी नहीं शायद, पर औरत जो है वो पैसा अपने घर में लगाना चाहती है। तो ऑब्वियसली जब वो घर पे लगाना चाहती है तो घर की प्रगति होती है। तो ऐसे मैंने कई पुरुषों को देखा है जो पहले कहते थे कि इसको जाना नहीं घर के बाहर, इसने वो गट को ज्वाइन करना नहीं, आप इसको कहाँ पे लाइक लिबरेशन में लेकर आ रहे हो, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या समझती हो, आपके घर में पढ़ाई होगी होगी, मेरे घर को मेरी पत्नी तो जाएगी नहीं। और बाद में आके उन्होंने ही मुझे कहा कि आपने ये जो कराया, हमारा पूरा फैमिली चेंज हो चुका है, मतलब हमारे तो आमदनी बढ़ गई है पर हमारे बच्चे चेंज हो गए। तो हर पेरेंट को यही लगता है कि मेरा बच्चा मुझसे बेहतर हो, कौन चाहेगा कि मेरा बच्चा मुझसे बेहतर नहीं हो। तो ये जो समाज परिवर्तन हुआ है, आई थिंक ये सबसे ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन रहा है इस सरकार का, शासन का, कि महिलाओं को 360 डिग्रीज का जो चेंज है। तो मेरा इस पर मैंने ब्लॉग भी लिखा हुआ है जिसमें मैं ये सारा पॉइंट मेंशन किया कि कहाँ से शुरू होकर नारी कहाँ तक पहुँची है। क्या बात है। अमूमन लोग कहते हैं कि बराबरी की बात करते हैं कि महिला पुरुष में बराबरी होनी चाहिए, पर मेरा मानना ये है कि आप लोग बराबर नहीं, आप हमसे बेहतर हैं। पर स्थिति क्या है कि समाज में अभी भी, हालांकि आप सही कह रहे हैं कि प्रयास बहुत अच्छे हो रहे हैं और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि बेहतर हों और चीज़ें बेहतर हों। और अभी आपने जिक्र किया डेजर्टेड वोमेन का, ये बड़ा दुखद पहलू है कि महिलाओं के जो स्टेटस, बहुत से विधवा है तो उनका स्टेटस क्लियर है, या डिवोर्सी हैं तो उनका क्लियर है, लेकिन जो डेजर्टेड वोमेन है
ये अपने आप में बड़ी दुखद स्थिति है। आप इस अनुभव के बारे में और ख़ासकर इनके लिए क्या कुछ किया जा सकता है? पर्टिकुलरली सरकारों को क्या सोचना चाहिए? जैसे 4 साल मुझे एनआरएलएम में मैंने काम किया था। और जब मैं स्वयं सहायता गटों की महिलाओं से मिलती थी, विशेष तो एक महालक्ष्मी सरस नाम का एक बहुत बड़ा मार्केट होता है जहाँ पे कभी करीब करीब 20 से 25 करोड़ का बिजनेस होता है महिलाओं का 10 दिन में मुंबई में। तो जब भी मैं वहाँ जाती थी और किसी महिला से इंटरेक्ट करती थी, वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी कि सबसे पहले जब मैंने कहा कि क्या करती हो, तो महिला ऊपर से तो बड़ी हैप्पी रहती थी। फिर आपके घर में पति क्या करे, नॉर्मली यही कॉन्वर्जेसन शुरू होता है। तो कहेगी फिर मेरे तो पति है नहीं, उन्होंने मुझे छोड़ दिया है। तो ऐसे मैंने रियलाइज़ किया कि जब भी मैं किसी से इंटरेक्ट करती थी, कई औरतों से मुझे ये सुनने को मिलता था। तो फिर इसीलिए मैंने सोचा कि इसको अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए और मैंने पीएचडी करने का ये निश्चय किया। विशेष तौर से आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन मिलाना मेरे लिए भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि मैं जिस पहल में हूँ, अभी कुछ ही दिनों में मैं रिटायर होने वाली हूँ। तो पढ़ाई करना इस स्टेज पे मेरा उस टाइप की कैपेबिलिटी एकेडमिक तो नहीं थी, ब्लॉग लिखना अलग होता है। तो फिर भी मैंने वो चैलेंज लिया, एंट्रेंस एग्ज़ाम मुझे पास करना पड़ा। पहली बार मैं असफल रही, दूसरी बार फिर मैंने और कोशिश की, दूसरी बार मुझे सफलता मिली, फिर मुझे एडमिशन मिला। तो मैंने इसलिए आईआईटी बॉम्बे चुना क्योंकि मैं चाहती थी कि ये पॉइंट हाईलाइट हो। किसी भी इंस्टीट्यूशन से मैं कर लूँ तो शायद मुझे ये पॉइंट हाईलाइट नहीं होता था। तो वहाँ हमने जब मेरे प्रोफेसर्स हैं जो सोशियोलॉजी के ह्यूमैनिटीज़ के टीचर हैं, तो हम लोग डिस्कस करते थे। तो हमने रियलाइज़ किया कि ये महिलाओं की मेन प्रॉब्लम क्या है, इनको रिकग्निशन नहीं है। आज की तारीख में अगर अनमैरिड हो, विडोड भी हो तो एक रिस्पेक्ट है, पर छोड़ी हुई जो औरत है तो या डिवोर्स भी हो तो नॉर्मली तो लांछन तो महिला पे ही होती है कि तुम्हारी वजह से हुआ होगा। तो डिवोर्स तो कम से कम वो अलग हो गई है तो उसका एक लीगल स्टेटस है, मेंटेनेंस मिलता है, बच्चों का कुछ ख्याल रखने के लिए कोर्ट ऑर्डर्स होती हैं। पर ये जो परित्यक्ता स्त्री होती है तो ये ना तो छोड़ी हुई रहती है, ना कोर्ट इनको रिकग्नाइज करता है, एलिमिनी भी उसको बहुत कम मिलती है। बच्चे को इनकी हालत होती है क्योंकि वो पति कहता है कि मेरे पास रहे, उनके पास रहे, तो ना इनके पास डॉक्यूमेंट होता है, आधार कार्ड पति क्या छोड़ के आए हुए रहते हैं, रेशन कार्ड इनके पास नहीं होता है। अपने घर में ये नहीं है कि इनके घर वाले इनको सपोर्ट करें, कुछ कुछ माता पिता सपोर्ट करते हैं पर आमतौर पे सपोर्ट उनसे भी नहीं मिलता है। तो मुझे काफ़ी मतलब वेदना हुई थी देख करके। तो ये इसलिए मैं अभी मेरा सबमिशन लेवल पे है, पीएचडी में सबमिशन करने वाली हूँ। अहिल्यानगर में वहाँ पे सीईओ जिला परिषद थे आशीष येरेकर, जी। इन्होंने एक सर्वे करवाया था कि सिंगल वुमन कितने हैं। तो इनके पास जब सर्वे किया था तो आम साधारणतः 1.25 लाख के 1 लाख के आसपास कुछ थी महिलाएं जो सिंगल थी। इसमें अनमैरिड थी, विडोड थी, सेपरेटेड भी, मतलब जो डिवोर्स नहीं हुई है ये थी। तो इनमें से ऐसे निकला कि कम से कम 4,500 वेमेन जो है वो डिज़र्टेड है। तो उन्हीं को मैंने बेस रख के ये मेरी स्टडी कंप्लीट की है और होपफुली कुछ अच्छे इसमें से निष्कर्ष निकलेंगे। गवर्नमेंट से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इनके लिए जैसे अभी सेंसस होने वाली है तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, पता नहीं कितनी तैयारी हो चुकी है, पर अगर कहीं इसको इंक्लूड कर पाएँ कि डिज़र्टेड वुमेन का भी हो, बिकॉज जब महिला का जो कॉलम होता है उसमें अनमैरिड है, सिंगल है, डिवोर्स्ड है, सेपरेटेड जनरल कॉलम एक होता है, पर डिज़र्टेड कॉलम इस टाइप का कुछ वो नहीं होता है। तो ये हो जाए। फिर जैसे डॉक्यूमेंटेशन की बात है जी। तो कोर्ट का ऑर्डर तो इनके पास नहीं होता है, तो पटवारी के पास जाए तो वो एक सर्टिफिकेशन मिले इनसे, इनके लिए कि ये डिज़र्टेड वुमेन है, तो इनको गवर्नमेंट की जितने भी ये स्कीम्स मैंने अभी बात की हैं इनको आसानी से मिले, अपना घर मिल सके, अपना गैस कनेक्शन मिल सके, ताकि ये इज्जत से रहे, अपने बच्चों को स्कूल में डाल सके। तो यही मेरी कोशिश है। आई होप कुछ ना कुछ निकल निश्चित पाएगा। रूप से इनकी खुद की पहचान इनको मिले, ये मैम की कोशिश है। और मैम ने एक बहुत बड़ी समस्या की तरफ सरकार और हम सब का ध्यान खींचा है, हमें बताया है। मैम की हिंदी आपने देखी होगी कितनी शानदार बोलते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि मैम इतना ही शानदार लिखते भी हैं हिंदी में। और ये उनकी कविताओं का संग्रह है जियो मन। मैम ये बड़ी हैरानी की बात है, तमिलनाडु से आप बिलोंग करते हैं और वहाँ से आके हिंदी भी बोलना तो देखा ही है, हमारे दर्शक देख रहे हैं, और हिंदी में लिखना ये अपने आप में ही बड़ी बात है। ये कैसे हुआ संभव? ये तो मेरी जो परम मित्र है और सहेली है सुमेधा कटारिया जी, जी। ये इनकी वजह से ही ये हुआ है। हम लोग जब ट्रेनिंग के लिए गए थे लबसना में, तो मैडम खुद एक अच्छी कवियत्री है, लिखती है, तो अब मुझे कुछ सुनाती थी, लिखती थी, और मैं ऐसे ही अपना छोटा छोटा जो भी कोशिश करती थी रिप्लाई देने का हिंदी में ही करती थी कोशिश। तो फिर वो मुझे कहने लगी आप तो अच्छा लिख रही हो और कोशिश करो।
फिर डॉक्टर त्रिखा जी मैडम से अच्छे परिचित है, तो उन्होंने भी 1-2 बार पढ़ा। तो पता नहीं इनके प्रोत्साहन से ऐसे कुछ-कुछ लिखने लगी, और फिर जो भी ये कृपा है, पिछली भी एक बुक उनकी ही है कृपा मैडम जी ने कोशिश करके छपवाई है। और ये भी मैडम ने जो जियो मन नाम वगैरह मैंने दिया होगा, पर ये इतनी खूबसूरत तरीके से पेश करना, ये उनकी ही हौसला अफजाई है मेरे लिए, और उनका ही विश्वास है मुझ पे कि जो भी मैं कुछ लिख रही हूँ, बेसिकली मैं यही लिखना चाहती हूँ। मतलब पिछले से जब मैं अभी ग्रेजुएट हुई थोड़ा और बेटर लिखने में, मैं भले ही मैं एकेडमिकली इतनी अच्छी नहीं होंगी हिंदी में, पर मैंने एक साहित्यिक भी नहीं हूँ, पर मेरा आशावादी का एक बहुत है कि हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे दुख है, जैसे नेगेटिविटी बहुत है, आपने भी कहा, ये नहीं कि बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा रहता है, पर किसी भी बुराई में अच्छाई ढूंढ के जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तब समाज में रहना संभव करना आसान होता है। तो स्पेसिफिकली 1-2 मेरे परिचित थे जिन्होंने सुसाइड भी किया था, तो मुझे लगा था कि इतनी हार मानने वाली सिचुएशन नहीं, क्योंकि व्यक्ति जब सुसाइड कर लेता है, उसे पता नहीं होता कि उसके बाद जो पीछे रह गया है उसके ऊपर क्या गुजरा है, और वो प्रॉब्लम वैसे भी सॉल्व नहीं हो रहा होता है। तो इसलिए समाज में रहकर, जूझ कर, अपनों को साथ लेकर जब हम लोग बढ़ते हैं, तो कोई भी मुश्किल आसान है पार करना, संभव बहुत है। तो यही मेरी कोशिश रहती है लिखने की, मेरे ब्लॉग्स में हो या मेरे पोएम्स में हो, और वही मैडम की मैडम का प्रेम है और स्नेह है कि उन्होंने ये छपवाए हैं, तो मैं उपकृत हूँ। निश्चित रूप से सुमेधा जी बहुत शानदार अधिकारी भी रही हैं हरियाणा में, और बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने, लिखती बहुत अच्छा हैं। ये एक मैम की जो कविता हैं, मैम की जो लेखनी है, एक बड़ी उम्मीद देती है। मैम, हमारे दर्शकों को हालांकि सारी कविताएं आपके मन के करीब हैं, कोई एक कविता हमारे दर्शकों के लिए अपनी आवाज़ में सुना दीजिए, जो भी आप सुनाना चाहें। मैं ये छोटी सी है, पूर्णत्व, जिसके बारे में मैं कह रही हूँ कि हर इंसान पूर्णत्व के तरफ जाना चाहता है और समझता है कि वो पूर्ण हो। तो ये मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। जी। पूर्णत्व। अपनों के साथ होने का, बैठकर बातें करने का, बेझिझक कुछ भी कहने का, खिलखिलाकर हंसने का, कच्चे पक्के व्यंजन खाने का, पुरानी तस्वीर देखने का, हसीन यादों को फिर से जीने का, दिल के बोझ को हल्का करने का, हाथों में हाथ लिए चलने का, कंधे पर सिर रखने का, चैन से फिर सोने का, मुस्कुराकर जीवन जीने का, सच और साहस मन में रखने का, विश्वास कभी न खोने का, संकल्पित रहने का, दृढ़ता से साथ निभाने का, यही तो है पूर्णत्व। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर। निश्चित रूप से ये जियो मन एक ऐसी कविताओं का संग्रह है जो मन को ये इजाज़त देता है, और ये हमेशा आपको ये इस तरफ प्रेरित करता है कि आप खुल के अपनी बात को अपने पूर्णतः की तरफ बढ़ें। मैं भी एक आखिरी सवाल आपसे, कि बहुत सारे एस्पायरेंट्स इस शो को देखते हैं और देखेंगे, उनके लिए आप पर्टिकुलरली यूपीएससी और जो सिविल सर्विसेज के, उनके लिए क्या कुछ टिप देना चाहेंगे आप? ये बहुत सुंदर सफ़र है अगर आप पास कर सके और ज्वाइन हो जाए, क्योंकि इससे बेहतर माध्यम नहीं होता है हम लोग समाज में काम करने के लिए। पर ये पहुंचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसकी हर फेज़ जो है, जैसे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, 3 स्टेप्स होते हैं, और हर स्टेप में अगर आप पहुंचने के बाद नाकाबिल हुए तो आपको फिर से प्रीलिम से शुरू करना पड़ता है। तो नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स बहुत भी हो तो हमें तो एक संकल्प होना होता है कि हम कर पाए इसे, और अगर हम लोग सक्सेसफुल नहीं हुए तो ऑप्शन, जैसे मेरे साथ हुआ था, मैं 2 बार इंटरव्यू जाके सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी, तो मैंने अपना ऑप्शन चुन लिया। तब तो 3 ही अटैम्प्ट्स थे, और तीसरे अटैम्प्ट के पहले दिन में मेंस का एक्सीडेंट मेरा हो गया था, मेंस के पहले। तो शायद मेरी किस्मत में नहीं था, मैं ये समझती हूँ। पर ऑप्शन हमेशा लाइफ में रखना बहुत ज़रूरी है। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे मराठी नहीं आती थी, मैंने पढ़ ली और मुझे मिल गई एमपीएससी में, मैं ज्वाइन हो गई और मैं आईएएस हो गई। वो मेरे, शायद ईश्वर ने मुझ पर कृपा रखी है। पर अब अक्सर ऐसे होता है कि करीब करीब 5 से 6 लाख लोग अपियर होते हैं इसमें, सिलेक्शन मुश्किल से 1000 लोगों का होता है इसमें। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना कंपटीशन है। तो साथ ही में अगर आप कुछ और पढ़ ले, कुछ और कर ले, कुछ और सोचे कि हम ये करें, और जितने भी समय पढ़े कंसंट्रेशन के साथ पढ़े, क्योंकि ये 360 डिग्रीज़ का इसमें भी है कि कुछ भी पूछ सकते, कहीं से भी पूछ सकते। सिलेबस होता है, पर सिलेबस में फिर भी कहीं से भी कुछ आता है।
तो एक तो 100% कंसंट्रेशन के साथ पढ़े। डिस्ट्रैक्शंस आजकल आपको पता है, ये फ़ोन तो इतना मतलब कि क्या कहें इसे, मतलब ये हमारे लिए जानलेवा भी है और इसके बिना हम रह भी नहीं सकते, मतलब ऐसी हो गई है। तो नहीं, बिल्कुल ठीक कहा। तो बड़ा इससे मुश्किल थोड़ा होता सा है आज के दूर दौर। रहे, इससे दूर रहे, सोशल मीडिया से दूर रहे, तो थोड़ा पढ़ाई में कंसंट्रेट करें। क्योंकि कंसंट्रेशन लेवल्स में परसों पढ़ रही थी, किसी भी बच्चे का 7 सेकंड से ज़्यादा आजकल कंसंट्रेशन लेवल इतना कम हो गया। एक ज़माने में 35 सेकंड तक का कंसंट्रेशन लेवल एक चीज़ पे होता था, अब ये 7 सेकंड्स पे आया हुआ है। तो यू कैन इमेजिन डिस्ट्रैक्शंस कितने हैं। सो डू योर बेस्ट एंड कीप ट्राइंग एंड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स इज समथिंग मैं हमेशा कहती हूँ कि उनका साथ निभाए, ईश्वर की आशीर्वाद तभी आपको मिलेगा जब पेरेंट्स के साथ आप रहो। निश्चित रूप से। एक आपने जिक्र कर दिया, एक सवाल मैं और ले लेता हूँ। ये मोबाइल का आपने जिक्र कर दिया, एआई का इतना लगातार हमारे अंदर इसका प्रभाव इतना बढ़ रहा है, खासकर अगर कविताओं की बात करें। लेखक के तौर पर आप ये महसूस करती हैं कि इसका इंटरफेयर अपने इसकी मौलिकता पर, क्योंकि अब एआई से आप कुछ भी और ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं और जो मौलिक विचार होते हैं वो दर्शकों तक या रीडर तक पहुंचने अब इस आज के दौर में बड़ा मुश्किल सा है। देखिए, एआई से जनरेट किया हुआ पोइट्री और मन से जनरेट किया हुआ पोइट्री, ये दो चीज़ें हैं। आपको भले शब्द मिल जाए एआई से और भले ही एआई आपके लिए कविता बना भी दे, पर वो मुझे नहीं लगता कि लोगों के दिल तक पहुंचेगी। वो लोगों के दिमाग तक पहुंच सकती है, पर कविता दिल तक पहुंचने की बात है और उसके लिए सिर्फ शब्द ही है, वो पहुंचा क्या सकते हैं। बात है। तो मैम ने बड़ी शानदार टिप आप लोगों के लिए तो दी है एस्पायरेंट्स के तौर पे। एक तो आप ऐसा कीजिए कि ज़रूर ऐसा ऑप्शन लेके चले अपने जहन में, और अपने साथ साथ जब आप तैयारी करें यूपीएससी की, फोकस्ड होना बेहद ज़रूरी है मैम के मुताबिक। और दूसरी बड़ी चीज़ जो कही है बात कि एआई या टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे चली जाए, दिमाग के करीब तो आ सकती है लेकिन दिल के करीब नहीं। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत Thank बहुत you. अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, मुझे मैम। इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।